नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो दो सबसे पावरफुल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के बारे में। ये दोनों संस्थाएं दुनिया की इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करती हैं, या कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज जो विकासशील देश हैं को लोन कैसे देती हैं और इनका भारत जैसे देशों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिए और लास्ट तक बने रहिए। तो हम पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, वो उस संस्था के बारे में सारी जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तावित वाइट प्लान, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो प्लान प्रस्तावित किया उसको वाइट प्लान कहते हैं, और ब्रिटेन द्वारा जो प्रस्तावित किया गया उसे कीन्स योजना कहते हैं। तो जुलाई 1944 में 44 देश जो है मिले। ब्रेटन वुड्स एक जगह है, वहाँ पे सम्मेलन हुआ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जिसे कहते हैं। वहाँ पे 44 देश मिले और इस सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विश्व विकास बैंक जिसे वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD भी कहते हैं, तो इन संस्थाओं की स्थापना की गई इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना आपके लिए ये है कि ये जो कीन्स योजना है, कीन्स योजना और वाइट प्लान योजना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाइट प्लान योजना किस देश ने लाई और कीन्स योजना किस लाई। तो यह आपको क्लियर होना चाहिए कि वाइट प्लान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कीन्स योजना ब्रिटेन द्वारा लाई गई थी। तो IMF का जो समझौता था वो 27 दिसंबर 1945 को आया, लेकिन इसने वास्तविक रूप से काम करना शुरू 1 मार्च 1947 को शुरू किया। काम करना वास्तविक में तो 1 मार्च 1947 में शुरू किया, और ये नवंबर 1947 में UN के विशिष्ट अधिकरण के रूप में या UN के मेन स्पेशल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करना शुरू किया। तो इसमें देखिए कई डेट लिखा है, तो इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। जैसे 1944 में इस संस्था को स्थापित करने के लिए बात हुई और 27 दिसंबर 1945 को इस संस्था को स्थापित किया गया, और ये काम करना शुरू किया 1 मार्च 1947 से। और ये जो है उसका UN का मेंबर या UN की विशेष संस्था बनी नवंबर 1947 में। तो ये चारों डेट आपको याद रहनी चाहिए। और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है, और जिसमें DC को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। DC को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वाशिंगटन DC सब जगह सब लोग बोलते हैं, लेकिन DC का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो आगे देखते हैं हमने देखा कि इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में है, लेकिन हेड ऑफिस भी है, लेकिन उसके साथ साथ 2 कार्यालय भी हैं इसके जो मेन ऑफिस कहे जाते हैं। इसको पेरिस और जिनेवा में इसके मेन ऑफिस में वर्तमान में इसके 191 सदस्य हैं, जिसमें 191वां सदस्य है लिechtenstein और 190वां सदस्य था अंडोरा। इसका 190वां सदस्य था। वर्तमान में इसके जो MD हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं। इसको भी आप लिख दीजिए MD, वर्तमान में MD क्रिस्टलिना जॉर्जिया, जो कि बुल्गारिया की हैं। ये निवासी हैं बुल्गारिया की, और ये इनका सेकंड टर्म चल रहा है। इनका सेकंड टर्म चला। 2019 में इनका फर्स्ट टर्म था, 2024 में जाके इनका सेकंड टर्म चला। तो इनके MD के बारे में हमने जानकारी ले ली, और आगे हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका काम क्या क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तो मौद्रिक स्थायी वैश्विक मौद्रिक ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत जो है 1944 में जब ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था तो उसमें शामिल हुआ था, तो इसलिए भारत IMF का संस्थापक सदस्य है,
क्योंकि जब से IMF की स्थापना हुई है तब से ये सदस्य है उसका। अब हम देखेंगे कि IMF के जो है उद्देश्य क्या क्या हैं। तो इसका मेन उद्देश्य तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग या इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन की स्थापना करना। इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम यही है, क्योंकि जब जब किसी भी देश के मौद्रिक सहयोग की आवश्यकता होती है तो IMF सबसे आगे आके खड़ा होता है और उसको मौद्रिक सहयोग प्रदान करता है। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना। संतुलित विकास क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक देश बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है और एक देश बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है। तो ये भी जो विकासशील या अविकसित देशों हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है IMF। नेक्स्ट है विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना। जैसे कि हम देखते हैं कभी कभी रुपए की अपेक्षा डॉलर बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाता है, रुपया जाके धड़ाम से गिर जाता है। तो ये सब स्थिति जब आती है, एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो वहाँ पे IMF सहयोग करता है और विनिमय दर को स्थायित्व प्रदान करने में मदद करता है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्ट है कि मल्टीलेटरल पेमेंट की व्यवस्था करके विनिमय प्रतिबंध को जो भी विनिमय प्रतिबंध हो उसको समाप्त करें और न्यूनतम करें। सभी देशों में मल्टीलेटरल पेमेंट हो, कोई भी एक दूसरे के पेमेंट को अस्वीकार न करे और विनिमय में जो भी एक्सचेंज में रिस्ट्रिक्शन लगा हो उसको समाप्त करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इकोनॉमिक असिस्टेंट दे मेंबर कंट्रीज़ को और एलिमिनेट करे एडवर्स इम्बैलेंस BOP। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए सहायता प्रदान करता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन होता है जैसे हमने एक देश से इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट किया, तो अगर इंपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा हो जाए, 1 सेकेंड, अगर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये इन्वर्स बैलेंस पेमेंट होता है। तो ऐसी स्थिति अगर हो जाती है तो वहाँ पे IMF जो है देशों की मदद करता है, क्योंकि अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से तो हम सरप्लस की स्थिति में होते हैं, तो ये अच्छी स्थिति होती है। लेकिन अगर इसके विपरीत स्थिति हो जाती है तो हमारा भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इन्वर्स हो जाता है, तो वहाँ पे IMF की एंट्री होती है और वो उसको स्थायित्व प्रदान करने में हेल्प करता है। इसका अब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन है, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर काम करती है। यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो IMF का नियंत्रण और प्रबंधन करती है और प्रत्येक सदस्य मतलब जितने भी सदस्य मतलब प्रत्येक सदस्य का हो जाएगा कि जितने भी देश हैं सबके एक गवर्नर को नियुक्त करती है और इन्हीं सारे गवर्नरों को, जैसे मान लीजिए ये इस समय 191 देश हैं तो 191 इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे और इन्हीं सबको मिला ये सब गवर्नर जो है उसके मेंबर्स होंगे और इसी को मिलाकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनती है। और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं ये जान लीजिए कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बॉडी होती है वो हाईएस्ट मेकिंग बॉडी होती है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है IMF की। डिसीजन मेकिंग बॉडी इसको कह सकते हैं। ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है और इसमें जो गवर्नर होता है वो वित्त मंत्री होता है। जिस देश का गवर्नर नियुक्त किया जाएगा वो उस देश का वित्त मंत्री होगा और जो वैकल्पिक गवर्नर होता है ये RBI या जिसको कह सकते हैं किसी देश का केंद्रीय बैंक का जो गवर्नर होता है वो उसका वैकल्पिक गवर्नर होता है। हमारे यहाँ ये RBI का अध्यक्ष है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कोई भी गवर्नर है तो उसको कितना मताधिकार प्राप्त है ये बात आती है, तो उसके कोटे के आधार पर ये निर्भर करता है कि किसको कितना मताधिकार मिलेगा। पहले तो सभी जितने भी गवर्नर होंगे सबको 250 मत मिलता है, जैसे ही सदस्यता ग्रहण करेंगे उनको 250 मत मिलेगा। उसके बाद के जो मताधिकार हैं वो उनके कोटे में प्रत्येक 1 लाख SDR जो कि 1969 में आया था और इसमें 5 देशों की मुद्राएं हैं जिसको बास्केट कहते हैं, मनी बास्केट। तो 5 देशों की मुद्राएं से मिलकर SDR बनता है। तो ये प्रत्येक 1 लाख SDR पर एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार होता है। तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात हो गई और
वार्षिक बैठक इसकी समानता सितंबर अक्टूबर में होती है, जो इसमें मुद्रा कोष कार्यों की समीक्षा होती है तथा भविष्य के लिए नीतियों का निर्धारण भी किया जाता है। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो होता है ये सबसे शक्तिशाली अंग है, क्योंकि इसमें केवल 24 सदस्य होते हैं। 24 सदस्य होते हैं। 191 मेंबर्स में 24 सदस्य जो हैं, जिसमें से 8 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके एक एक सदस्य होते हैं। इसमें लिख लीजिए यूएसए के एक सदस्य एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, जापान के एक सदस्य, फ्रांस के एक सदस्य, यूके के एक सदस्य, जर्मनी के एक सदस्य, चाइना के एक सदस्य, रसिया के एक सदस्य और सऊदी अरेबिया के एक सदस्य। तो इन 8 देशों से एक एक एग्जीक्यूटिव होते हैं, बल्कि और बाकी एग्जीक्यूटिव जो हैं एक से अधिक देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो के.वी. सुब्रमण्यम साहब हैं, और जो कि बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका BBS, इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, जो इंडिया के एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं IMF को लेकर, और ये सब चीज़ें हमने पहले ही बता दी हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि पहले जो है जब IMF की स्थापना हुई थी तो IMF का संस्थापक सदस्य भारत था, और भारत सर्वाधिक अभ्यंश 5 देशों में सर्वाधिक रिजर्व वाला, या जिसको कह सकते हैं सर्वाधिक कोटा वाला देश था। लेकिन 1970 में और देशों का कोटा थोड़ा बढ़ गया, तो इसलिए भारत यहाँ से पिछड़ गया। तो अब भारत की स्थायी सदस्यता यहाँ से समाप्त हो गई है। ये बातें जो हमने बताई है वही है। बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ तक हम IMF के बारे में सारी जानकारी ली। अगर आपको इससे कोई दिक्कत आती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक, जिसको IBRD भी कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी स्थापना भी वही हुई थी IMF के साथ ही 1944 में, और 1945 में इसकी स्थापना हो गए थे। और इसका जेनेवा में 27 देशों के बीच समझौता हुआ था, तभी ये काम करना शुरू किया था। और एक चीज़, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चाहे आप UGC नेट में ले लीजिए या किसी भी PGT पे ले लीजिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्विंस संस्थाएं, ब्रेटन वर्ड्स की ट्विन संस्थाएं। तो IMF और IBRD, ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, तो इनको ट्विंस कहा जाता है। तो इसने जो है 20 जून 1946 से काम करना शुरू किया। भारत इसका भी संस्थापक सदस्य था, क्योंकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में भारत भाग लिया था, तो IMF का भी संस्थापक सदस्य था और वर्ल्ड बैंक का भी संस्थापक सदस्य था। इसकी स्थापना युद्धकालीन अर्थव्यवस्था, जो कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1945 तक में ख़त्म हुआ था, तो उस युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में शांतिमय ढंग से लाने में सहायता देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये ब्रिटेन वर्ष की जुड़वा संतानें इसको कहा जाता है। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में इसके 188 सदस्य नहीं 190 सदस्य हैं। 1 सेकेंड, 190 सदस्य। एंडोरा इसका नया सदस्य है। और जो भी IMF के सदस्य होंगे, सभी सदस्य विश्व बैंक के भी सदस्य होते हैं। वर्ल्ड बैंक आज के समय में 5 संस्थाओं से बना है, लेकिन शुरुआत में जब ये बना था तो ये 2 संस्थाओं से बना था। पहला IBRD था, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। बाद में 3 और संस्थाएं बनाई गई, जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत नहीं है इसका सदस्य। तो इन सब का गठन देशों को आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में सहायता देना था। जैसे गरीबी, इसके क्या क्या काम है? पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनर्निर्माण, जो भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है तो उनको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए इसकी स्थापना की गई। और अगर विश्व में गरीबी को कम करने, अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन सब संस्थाओं की स्थापना कर गई, और सभी संस्थाओं को मिलाकर विश्व बैंक समूह कहा जाता है। विश्व बैंक समूह के कहा जाता है सभी संस्थाओं को मिलाकर। और भारत जो है, भारत
ये बहुत भारत जो मुद्रा कोष को जो भी राशि देते थे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान के तहत ये IMF को राशि प्रदान करती थी। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसको उदार ऋण प्रदान करने के लिए दिया जाए। ये एक सॉफ्ट लोन विंडो प्रदान, इसको कहते हैं सॉफ्ट लोन विंडो प्रोवाइड करने वाली संस्था IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये गरीबी का मूल्यांकन करती है, फिर परियोजना का मूल्यांकन करती है और निष्पादन का मूल्यांकन, इन तीनों कसौटियों पे ये लोन प्रोवाइड करती है। और 20 साल तक आपसे लोन की वापसी नहीं मांगती है। 20 साल के बाद अगर आपकी स्थिति को वो रिवाइज करती है, अगर स्थिति आपकी सही रहेगी तो वो लोन को रिकवर करने की कोशिश करती है। IMF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को प्रकाशित करता है इसके। लेकिन विश्व बैंक की स्थापना की गई, लेकिन विश्व बैंक को स्थापित करने के उद्देश्य क्या थे? तो ये IBRD लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करता है जो 20 वर्ष की अवधि तक होता है। और भुगतान जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की साम्यता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये दीर्घकालीन पूंजी विनियोग को प्रोत्साहित करता है। सदस्य राष्ट्रों में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजी व्यवस्था करता है। सदस्य देशों की लघु एवं बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के ऋण प्रदान करता है और ऐसे ऋणों के लिए गारंटी देता है। तो जो गारंटी देता है वो संस्था है मल्टीलेटरल। हमने देखा ना अभी मीगा एक संस्था थी, हमने देखा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो यही संस्था है जो विश्व बैंक की संस्था है जो गारंटी प्रदान करती है। आप कोई भी लोन लेंगे तो ये आपके लिए, आपके लोन के लिए गारंटी प्रदान करेगी। और युद्ध से पीड़ित देशों की अर्थव्यवस्थाओं को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात, इसका भी ढांचा त्रिस्तरीय है। एक अध्यक्ष होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है और दूसरा जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है ये प्रत्येक 6 वर्ष की अवधि के लिए गवर्नर और वैकल्पिक गवर्नर, इसमें भी गवर्नर वित्त मंत्री होगा और वैकल्पिक गवर्नर RBI का अध्यक्ष होगा। और इसका भी मतदान की शक्ति सरकार के वित्तीय योगदान से संबंध रखती है। जो भी वित्तीय योगदान सरकार जितना करेगी उसी हिसाब से इसका भी कोटा होता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो है बैठक वर्ष में एक बार जरूर होती है। इसकी अध्यक्षता शासक मंडल का अध्यक्ष करता है। और ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बैठक होती है तो वो समझौते के नियमों के ढांचे में नीति के बारे में निर्णय लेते हैं कि कैसे क्या काम करना है, कितना किसको लोन देना है, कि कैसी स्थितियाँ चल रही देशों में, तो उस पर काम करना है। गरीबी मिटाने के लिए, युद्धकालीन अगर अर्थव्यवस्था है तो उसको सही करने के लिए, अगर संस्था में बहुत ज़्यादा, देशों में बहुत ज़्यादा टकराव है तो उसको ख़त्म करने के लिए, ऋण के लिए गारंटी देने के लिए, तो ये सब काम ये करती है। इसमें भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड 24 होता है। 5 देश उन देशों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जिनमें पूंजी का सर्वाधिक हिस्सा है, जैसे USA, जापान, चीन, जर्मनी, फ्रांस। रूस नहीं है, इसमें रूस शामिल नहीं है। और 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं जो शेष होते हैं। और इसमें एक एडवाइजरी कमेटी भी होती है और एक डिप्ट कमेटी भी होती है जिसकी नियुक्ति संचालक बोर्ड वाला बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो एडवाइजरी कमेटी और डिप्ट कमेटी की नियुक्ति करती है। और इनकी मीटिंग एक महीने में कम से कम एक बार होना आवश्यक है। अध्यक्ष को सबसे, देखिए ये चीज़ है जी, अध्यक्ष को केवल अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, साधारण मताधिकार नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। संचालक मंडल द्वारा कम से कम 7 सदस्यों की एक एडवाइजरी कमेटी काउंसिल बनाई जाती है। ये आर्थिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। तो प्रतिवर्ष एक बैठक होती है इनकी। एडवाइजरी काउंसिल की प्रतिवर्ष एक बैठक होगी जो समय समय पर ऋण समितियाँ भी, संचालक मंडल ऋण समितियाँ भी नियुक्त करेगा जो किसी सदस्य देश द्वारा मांगे गए ऋण की उपयुक्तता के संबंध में जांच करता है। तो ऋण समितियों का क्या काम है कि जो भी देश ऋण मांग रहे हैं तो वो ऋण जिस काम के लिए मांग रहे हैं क्या वो काम उपयुक्त है या क्या उनकी स्थिति ऐसी है कि उनको ऋण दे दिया जाए। तो ये सब चीज़ों की जांच ऋण समितियाँ करती हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा गठित की जाती हैं। अगला देखेंगे भारत और विश्व बैंक के बीच में कैसा संबंध है। भारत के आर्थिक विकास को गति देने में विश्व बैंक ने बहुत हेल्प की है। विश्व बैंक कई ऐसी योजनाओं में पैसा लगाया है। आपने कई बार देखा होगा कि ये हाईवे बनने जा रहा है या कोई भी चीज़ बनने जा रही है तो इसमें विश्व बैंक ने इतना लोन दिया है। ये सब चीज़ें हम सुनते रहते हैं न्यूज़ में आए दिन।
तो ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है जो देश की परिवहन, संचार, सिंचाई, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत शक्ति, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचा, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, तो सभी जो दीर्घकालीन होते हैं उसमें ये काम करता है। दीर्घकालीन लोन ही प्रदान करता है। भारत को आर्थिक सहायता देने के लिए वर्ष 1958 में एड इंडिया क्लब कंसोर्टियम की स्थापना की गई। अलग से विश्व बैंक में एक सेगमेंट खोला गया जिसे एड इंडिया क्लब कंसोर्टियम कहा जाता है और 19 जून 1994 में जाकर इसका नाम बदलकर भारत विकास मंच कर दिया गया। तो ये भारत और विश्व बैंक का संबंध है। तो हमने यहाँ देखा IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने सब कुछ देखा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।